नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम वीडियो पढ़ेंगे यूपी टेट का प्राथमिक स्तर का पेपर हुआ था 2015 को। उसका बाल विकास एवं शिक्षण विधि यानी सीडीपी का जो भाग है उसको आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने 30 प्रश्न लिए सीडीपी के। इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आप भी अगर यूपी टेट तैयारी करने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी हेल्प रहने वाली है। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2011 से लेकर 2021-22 तक की ईवीएस के जो भी पेपर थे वो सभी मैंने सॉल्व करा दिए हैं। और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 से। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टीएटी का विकास डैश द्वारा किया गया था। ए साइमंड, बी होल्ट्समैन, सी मरे या फिर डी बेलक। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मरे। तो दोस्तों, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट नामक प्रशिक्षण परीक्षण का प्रतिपादन मनोविज्ञान मरे ने सहायक मॉर्गन के साथ मिलकर किया था, जो व्यक्तित्व के लक्षण के परीक्षण में सहायक होता है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ए विषय केंद्रित शिक्षा, बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, सी क्रिया केंद्रित शिक्षा या फिर डी बाल केंद्रित शिक्षा। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा। तो दोस्तों, मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जिसका बाल केंद्रित शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालकों के व्यवहार के परिमार्जन के लिए शैक्षणिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन के लिए विशेष सहायता ली जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ए निरंतरता का सिद्धांत, बी वर्गीकरण का सिद्धांत, सी समन्वय का सिद्धांत या फिर डी व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्गीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों, स्किनर ने विकास को एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया माना। तो उन्होंने वृद्धि को शारीरिक अभिवृद्धि माना। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुपालन करती है, जिसे हम वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। ए प्रभाव का नियम, बी सादृश्यता का नियम, सी तत्परता का नियम या फिर डी साहचर्य का नियम। तो दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कि तत्परता का नियम। तो दोस्तों, संबंधवादी अधिगम के प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियमों का प्रतिपादन किया है। अभ्यास का नियम पहला, दूसरा प्रभाव का नियम और तीसरा तत्परता का नियम। तो दोस्तों, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने की तत्परता के नियम पर आधारित है, क्योंकि इस नियम का शैक्षिक निहितार्थ यह है कि विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने से पूर्व ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिए कि विद्यार्थियों में नए अधिगम के लिए जिज्ञासा, इच्छा और रुचि जागृत हो। नेक्स्ट, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। ए सामान्यीकरण, बी विभेदीकरण, सी प्रत्यक्षीकरण या फिर डी पृथक्करण। तो दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों, किन्हीं परिस्थितियों, वस्तुओं, कार्यों में एक समान सादृश्यता वाले उद्दीपक की मानसिक प्रतिमा को प्रत्यय कहा जाता है। मस्तिष्क के द्वारा संवेदना और प्रत्यक्षणों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं व परिस्थितियों के संबंध में प्राप्त सूचनाओं का संश्लेषण और विश्लेषण करके संप्रत्ययों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा किया गया था। ए टोलमैन, बी बंडूरा, सी थॉर्नडाइक या फिर डी कोहलर। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेंडूरा। तो दोस्तों, संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक बेंडूरा ने प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार को जानना और उसका प्रत्यक्षण करना पर विशेष जोर दिया गया। नेक्स्ट, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। ए पेवलव, बी स्किनर, सी वॉटसन या फिर डी थॉर्नडाइक।
तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि थॉर्नडाइक। तो दोस्तों अनुभव और परीक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम कहलाता है। थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 प्रमुख नियम दिए। पहला अभ्यास का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम और तीसरा तत्परता का नियम। नेक्स्ट, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? ए प्रत्याहार विधि, बी तार्किक विधि, सी पहचान विधि या फिर डी पुनः सीखना विधि। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तार्किक विधि। तो दोस्तों स्मृति प्राणी की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह पूर्व में संपन्न अधिगम प्रक्रियाओं में सूचना एकत्रित करता है और विशिष्ट उत्तेजनाओं के प्रत्युत्तर देने में इन सूचनाओं को पुनः प्रस्तुत करता है। स्मृति एक मनोशारीरिक योग्यता है। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ए केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, बी केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, सी केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन या फिर डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषता का अध्ययन। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी कि गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। नेक्स्ट, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। ए डाउन सिंड्रोम, बी क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, सी टर्नर सिंड्रोम या फिर डी विल्सन सिंड्रोम। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डाउन सिंड्रोम। तो दोस्तों डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक या क्रोमोसोम जनित विकार है जो शरीर में क्रोमोसोम्स का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाने से होता है। सामान्य शिशु में 46 क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं, जिसमें 23 क्रोमोसोम अपने माता से और 23 क्रोमोसोम अपने पिता से ग्रहण होते हैं। परंतु डाउन सिंड्रोम से पीड़ित शिशु में एक अतिरिक्त जो माता के 21वां क्रोमोसोम जोड़े के अलग न होने के कारण आ जाता है, जिससे उसके शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है, जिसके फलस्वरूप शारीरिक विकास और मस्तिष्क के विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। नेक्स्ट, कोलबर के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ए पूर्व परंपरागत अवस्था, बी पारंपरिक अवस्था, सी पश्चात पारंपरिक अवस्था या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्व पारंपरिक अवस्था। तो दोस्तों पूर्व पारंपरिक अवस्था क्या होती है? इसमें दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता तथा यांत्रिक सापेक्षीय उन्मुखता को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ए अंडाणु शुक्राणु कॉमा ब्लास्टोसिस्ट कॉमा युग्मनज, बी ब्लास्टोसिस्ट कॉमा अंडाणु शुक्राणु कॉमा युग्मनज, सी ब्लास्टोसिस्ट कॉमा युग्मनज कॉमा अंडाणु शुक्राणु या फिर डी अंडाणु शुक्राणु कॉमा युग्मनज कॉमा ब्लास्टोसिस्ट। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अंडाणु शुक्राणु कॉमा युग्मनज कॉमा ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्ति का वर्गीकरण डैश द्वारा किया गया है। ए क्रेचनर, बी ह्यूंग, सी शेल्डन या फिर डी स्प्रेंजर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ह्यूंग। तो दोस्तों व्यक्ति के प्रकार से तात्पर्य व्यक्ति के ऐसे वर्ग से है जो व्यक्ति गुणों से की दृष्टि से एक समान होते हुए पर्याप्त व्यक्तित्व भिन्नता रखते हैं। जर्मन मनोवैज्ञानिक जुंग ने सामाजिक अंत्यक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को 3 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया है। पहला अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दूसरा बहिर्मुखी व्यक्तित्व और तीसरा उभयमुखी व्यक्तित्व। नेक्स्ट, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? ए निगमन विधि, बी आगमन विधि, सी अंतर्दर्शन विधि या फिर डी बहिर्दर्शन विधि। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आगमन विधि। तो दोस्तों उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण ये सभी आगमन विधि के विभिन्न सोपान हैं जिसके प्रतिपादक अरस्तु हैं। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों और
प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं और ज्ञात तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। ए रुचि, लक्ष्य, अभिवृद्धि। बी उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि। सी प्रकाश, ध्वनि, गंध। या फिर डी पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रुचि, लक्ष्य, अभिवृद्धि। तो दोस्तों अवधान को प्रभावित करने वाले आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ कारकों से तात्पर्य व्यक्ति के संबंधित ऐसे कारकों से होता है जो व्यक्ति के अवधान को सार्थक ढंग से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, व्यवहारवादी डैश ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये बात किसने कही? ए फ्रीमैन, बी न्यूमैन, सी वॉटसन या फिर डी होलजिंगर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वॉटसन। तो दोस्तों व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वॉटसन का कथन है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। जॉन वी वॉटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिसका विकास प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी में मनोवैज्ञानिक के रूप में हुआ था। नेक्स्ट, ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है। ए उद्दीपन की तीव्रता, बी उद्दीपन की उपादेयता, सी उद्दीपन की विश्वसनीयता या फिर डी उद्दीपन की सक्रियता। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उद्दीपन की तीव्रता। तो दोस्तों ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उद्दीपक व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें सीखने के वाला अंत में सीखने वाले की इच्छा के अनुसार व्यवहार करने में समर्थ हो जाता है। सीखने या ध्यान आकर्षित होने में इसलिए उद्दीपन की तीव्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है और ये विषय वस्तु को अधिगम के लिए क्रियाशील भी बनाए रखती है। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के अधिगम संबंधित नियम इसी पर आधारित हैं। नेक्स्ट, डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ए शिक्षण, बी सहानुभूति, सी समदृष्टि या फिर डी प्रेरणा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रेरणा। तो दोस्तों प्रेरणा से तात्पर्य छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला से है, क्योंकि यह एक ऐसी परिकल्पनात्मक प्रक्रिया है जो प्राणी के व्यवहार को प्रारंभ, अनुप्रेरित, सक्रिय बनाए रखती है। नेक्स्ट, फ्रॉइड के अनुसार ए ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। बी विस्मरण का अर्थ है कि किसी समय प्रयत्न करने पर किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी प्रक्रिया को करने की असफलता। सी विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट, एसओआर किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो दोस्तों आप बात करें एसओआर की तो स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, उत्तेजनक जीव प्रतिक्रिया इसको कहते हैं। तो दोस्तों ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ए वॉटसन, बी कोम्फा, बी कोहलर या फिर डी गेस्टलवादी मनोवैज्ञानिक। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का जो आंसर था ये गलत है, इन चारों में से कोई नहीं हुआ। जब ये पेपर हुआ था तो सबको ही कॉमन नंबर दिया गया था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा वुडवर्थ। तो दोस्तों वह एसओआर थ्योरी को वर्ष 1954 में वुडवर्थ ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। ए नामित मापनी, बी क्रमसूचक मापनी, सी अंतराल मापनी या फिर डी अनुपात मापनी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुपात मापनी। तो दोस्तों मापन किसी घटना के विभिन्न आयामों को प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है जिससे उस घटना की स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया जा सके। अनुपात मापनी वह मापनी है जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी होता है।
यह मापनी सर्वाधिक परिमार्जित स्तर का मापन है जिसमें परम शून्य या वास्तविक शून्य की संकल्पना निहित रहती है। परम शून्य वह स्थिति है जिस पर कोई गुण पूर्ण रूपेण अस्तित्वहीन हो जाता है। नेक्स्ट, फ्रॉइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण डैश में होता है। ए इदम, बी अहम, सी पराहम या फिर डी परिस्थितियों। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पराहम। नेक्स्ट, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ए स्मृति, बी सीखना, सी प्रेरणा या फिर डी चिंतन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीखना। तो दोस्तों अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है जो व्यक्ति को समायोजन और अनुकूलन करने के लिए तैयार करती है। नेक्स्ट, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवर्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। ए स्तंभाकृति, बी आवर्ती बहुभुज, सी संचयी आवर्ती या फिर डी रेखा चित्र। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्तंभाकृति। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक अध्ययन बहुत हद तक संख्यात्मक होने के कारण मनोविज्ञान में संकलित आंकिक पद्धतों के विश्लेषण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था या फिर डी प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि किशोरावस्था। तो दोस्तों विकास की किशोरावस्था में बुद्धि का विकास अधिकतम होता है। बुद्धि विकास की इस अवस्था में मानसिक विकास से संबंधित प्रमुख विशेषताएं भी होती हैं। नेक्स्ट, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। ए मूल प्रवृत्ति पर, बी नैतिकता पर, सी वास्तविकता पर या फिर डी ध्यान पर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मूल प्रवृत्ति पर। तो दोस्तों शिशु के अधिकांश व्यवहार का आधार प्राय शिशु की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जैसे कि भूख लगने पर शिशु का रोना और सामने पड़ी किसी वस्तु को मुंह में रखकर लेना, क्रोध आने पर शिशु रोकर या हाथ पर फेंककर और अपने पास की वस्तु को फेंककर अपना क्रोध व्यक्त करता है। शैशवावस्था जन्मोपरांत जीवन की प्रथम अवस्था है जिसे जन्म से 6 वर्ष तक माना जाता है। नेक्स्ट, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कॉलन ने प्रयोग किया था। ए कुत्ते पर, बी वनमानुष पर, सी बिल्ली पर या फिर डी चूहे पर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वनमानुष पर। नेक्स्ट, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। ए सृजनात्मकता, सृजनशीलता, बी अध्ययन, सी विश्लेषण करने या फिर डी अच्छे अंक प्राप्त करने। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सृजनशीलता। तो दोस्तों बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहार के उस संपूर्ण वर्ग से है जो सूझ के साथ समस्या समाधान करने, नई परिस्थितियों में अनुकूलन करने, अमूर्त ढंग से सोचने और अपने अनुभवों से लाभ उठाने संबंधी किसी व्यक्ति की क्षमता का इंगित करता है। परंतु सृजनशीलता का संबंध मौलिकता या नवीनता से होता है जिसके द्वारा किसी नवीन रचना या नव विचार को प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से कहा जाता है कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। नेक्स्ट, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ए अवधि, बी नवीनता, सी रुचि या फिर डी आकार। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रुचि। तो दोस्तों ध्यान किसी मानसिक क्रिया की एकाग्रता या अन्यों की अपेक्षा किसी एक प्रकरण पर चेतना की एकाग्रता ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि है जिसमें व्यक्ति उन्हीं उद्दीपकों के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करता है जिनमें उनकी रुचि होती है। जैसे विद्यार्थी को पुस्तकों के प्रति, संगीतज्ञ को संगीत के प्रति, खिलाड़ियों को खेल के प्रति। नेक्स्ट, चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 30, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान की दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। ए सीखने की विधियाँ, बी सीखने में स्थानांतरण, सी सीखने में पठार या फिर डी सीखने में रुचि। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि
सीखने में स्थानांतरण। तो दोस्तों, एक कार्य को सीखने का आगामी कार्य को सीखने अथवा करने पर पड़ने वाले प्रभाव को अंतरण कहते हैं। अंतरण का अर्थ है एक ऐसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। सीखने का अंतरण किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, कौशल, आदतों, विचारों का किसी अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।